इसमें यही बताया है मुद्रा और साख में कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो किन्हीं भी वस्तुओं को खरीदने के लिए, तो आपको एक मनी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। बिना पैसे के आप कुछ चीज़ नहीं खरीद सकते। लेकिन जो हमारा पहले का ज़माना था, उस समय मनी नहीं चलती थी, पैसा नहीं चलता था, तो लोग कैसे वस्तुओं को खरीदते थे, कैसे एक्सचेंज करते थे? वो लोग क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु देते थे। जैसे किसी को कोई सामान खरीदना है तो किसी ने गेहूँ दे दिए, किसी ने चावल दे दिए, सामान खरीद लिया। तो ऐसा करते थे, मतलब पशु भी मुद्रा के रूप में काम करते थे। लोग अपने पशु बेच देते थे, सामान ले लेते थे, क्योंकि पहले मुद्रा का चलन नहीं था। अब तो मुद्रा कई तरह के, चेक भी एक मुद्रा के उसमें, अब तो लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, बहुत सारे नए-नए वो आ गए हैं। तो मुद्रा का इस्तेमाल हम रोज़ाना के जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं। डेली हम मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। बिना मुद्रा के इस्तेमाल के हम बाजार में क्या कहीं भी कोई चीज नहीं खरीद सकते। तो मुद्रा का इस्तेमाल हम रोजाना के जीवन में करते हैं। अपने चारों तरफ देखिए आप, एक दिन में आप अपनी मनी से कई प्रकार की चीजें खरीद सकते हैं। आपके पास यदि पैसा है तो आप बहुत सारी चीजें उससे खरीद सकते हैं, और बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। और लेन देन का माध्यम क्या हुआ? लेन देन, यही आप कोई चीज खरीद रहे हो, लेन देन का मीडियम क्या है हमारा? लेने देने का मीडियम, कोई भी चीज हम बाजार में जाते हैं तो वो है हमारा मनी, पैसा। लेन देन का मीडियम हमारा पैसा है, और इसके माध्यम से हम चीजें खरीदते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हो कि खरीदारी मुद्रा के ही जरिए की होती है? हम जो भी सामान खरीदते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं, वो पैसे से ही क्यों होती है? क्या बिना पैसे के हो सकती है? नहीं। कारण बहुत सरल है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो उस पैसे से वो कोई भी चीज खरीद सकता है। वह इसका विनिमय, विनिमय माने एक्सचेंज, मतलब वो सामान खरीदता है तो दुकान वाले को पैसा देता है, उसके बदले वो उसको क्या देता है? सामान देता है। एक्सचेंज का माध्यम हो गया हमारे, एक्सचेंज का माध्यम क्या हो गया? मनी हुआ। हम पे यदि पैसा है तो हम पैसा देके कोई भी चीज खरीद सकते हैं। वो जूता हो सकता है, वो किताब हो सकती है, वो घर का सामान हो सकता है। तो वो हम मनी के जरिए ही खरीद सकते हैं। यदि हम पे मनी नहीं है तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और हर कोई जो भुगतान चाहता है, जो पैसा चाहता है चीज के बदले, यदि मैं कुछ चीज बेच रही हूँ तो मैं चाहती हूँ मुझे वो मनी मिले, उसके बदले क्या मिले बच्चों? मनी। बिना पैसे मैं वो चीज जब भी बेचूंगी जब मुझे वो पैसा मिलेगा। हम बाजार में बिना पैसे के नहीं जा सकते हैं। तो जरूरत की चीजों के खरीदने के लिए मनी बहुत जरूरी है। एक अब एक जूता निर्माता है, वो अपने बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। क्या खरीदना चाहता है? जूते बेचकर गेहूं। तो सबसे पहले वो बाजार में जूता बेचेगा, और उसको उससे जो जो मुद्रा प्राप्त होगी, जो मनी प्राप्त होगी, उससे वो गेहूं आराम से खरीद सकता है। क्या खरीद सकता है? गेहूं भी खरीद सकता है, चावल भी खरीद सकता है, जो उसकी जरूरत की चीजें हैं वो उसे खरीद सकता है। लेकिन पहले क्या था? मनी नहीं चलती थी, मुद्रा का चलन नहीं था, तो लोग क्या करते थे? अपनी चीजों के बदले चीज देते थे, चीजों के बदले ही चीज खरीदते थे। लेकिन उसके संग उसके संग हेलो, हाँ, तो हम मुद्रा के बदले क्या ले सकते हैं? सामान ले सकते हैं। लेकिन पहले जब मुद्रा का चलन नहीं था, तो यदि जूता बेचने वाला है तो उसे वो व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उससे जूता खरीद सके, और वो गेहूं भी बेचता हो, तभी तो वो ले सकेगा। यदि वो जूता खरीदना चाह रहा है बट उसके पास क्या नहीं है, उसके पास उसे जूता नहीं चाहिए, वो गेहूं तो बेचना चाह रहा है, जूता नहीं चाहिए, तो फिर कैसे होता? नहीं हो सकता था ना। तो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या था कि उसे जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते सीधे गेहूं से विनिमय करता है तो उसे कितनी कठिनाई होगी। उसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो गेहूं बेच रहा है। किस व्यक्ति को ढूंढना होगा बच्चों? जो कि गेहूं बेच रहा है। और यदि उसे वो नहीं मिलता तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो पहले बड़ा मुश्किल का काम था कि उस व्यक्ति को ढूंढो जो गेहूं बेच रहा हो लेकिन जूता भी चाहता हो, तो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीजें खरीदना चाहते हो, पर आम सहमति दोनों की उस पर क्या हो? सहमति हो कि हाँ मैं तुम्हारे जूते खरीद लूंगा, तुम मेरे गेहूं खरीद लो। हो सकता है गेहूं बेचने वाले को जूते की जरूरत ही ना हो, उसे तो किसी और चीज की जरूरत हो, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यदि ऐसा हो जाता है तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या कहते हैं? इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। यदि जूता बेचने वाले को गेहूं बेचने वाला मिल जाए जो कि जूता ही खरीदता हो,
इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं कि जो व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो और जो चीज लेने की इच्छा रखता हो वो व्यक्ति उसे मिल जाए। लेकिन इस आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को, इससे बहुत दिक्कतें आती थी, व्यक्ति को बहुत मुश्किलें आती थी। लेकिन इस मुद्रा ने, इस मनी ने इस आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कर दिया। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को किसने खत्म किया? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को किसने खत्म किया? क्वेश्चन आता है। दोहरे संयोग को किसने खत्म किया? मुद्रा ने। क्योंकि जब से मुद्रा चलन में आई, जब से हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही कि कौन गेहूं खरीद रहा है, बस हम अपनी चीज को मुद्रा से विनिमय कर लें और मुद्रा से हम फिर बाजार में कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को किसने खत्म कर दिया? मुद्रा ने। ऐसी अर्थव्यवस्था जो मुद्रा का प्रयोग हो, मुद्रा इसमें मध्यवर्ती उसकी भूमिका निभाती है, क्योंकि बीच में मुद्रा होगी जब हम सामान खरीद सकते हैं। क्योंकि मुझे ये चीज, मुझे कोई चीज बेचनी है, जैसे मुझे चावल बेचने हैं, मैं चावल बेचना चाहती हूँ, चावल बेच के मैं क्या खरीदना चाहती हूँ? एक फ्रिज खरीदना चाहती हूँ। तो मुझे चावल बेच के मनी मिली, पैसा मिला और मैंने उस पैसे से फ्रिज खरीद ली। मुझे जरूरत नहीं पड़ी किसी ऐसे आदमी को ढूंढने की जो फ्रिज बेच रहा हो और चावल खरीदना चाहता हो। तो मैंने चावल बेचा, मेरे हाथ में पैसा आ गया और मैंने उससे फ्रिज खरीद लिया। तो मुद्रा इसमें क्या? एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम है और मुद्रा के द्वारा हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। और दोहरे संयोग की जरूरत तो इसने खत्म कर दिया। दोहरे संयोग की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना किसान को ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत पड़ी जो जूता बेच रहा है, ना जूते वाले को ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है जो गेहूं बेच रहा हो। तो विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन आता है। विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है बच्चों? मुद्रा। मुद्रा क्या है? पैसा। आपके पास पैसा है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद मुद्रा के आधुनिक रूप। देखिए, पहले जमाने में, जो पहले का समय था हमारा, मुद्रा का चलन बहुत ज्यादा नहीं था। तरह तरह के सिक्के चलते थे, चांदी के, सोने के, तांबे के और भी कांसे वगैरह के सिक्के चलते थे। और या पुराने समय में पशु को भी एक मुद्रा माना जाता था। और सिक्कों को भी मुद्रा का नाम दिया जाता था। जिनके पास ये चीजें होती थी उन्हें धनवान समझा जाता था। तो पुराने समय की मुद्रा क्या थी? मुद्रा क्या? लेन देन का माध्यम है। सिक्कों के चलन से पहले लोग गेहूं और पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। और इसके बाद सोने चांदी के सिक्के आए, जिन्हें भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। अब जो आए, जो पैसा है वो हम करेंसी कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी रुपया है, हमारे यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। अब तो आधुनिक करेंसी चल गई। एक नंबर में क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल ही आता है ये क्वेश्चन। मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है? मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लो, आएगा ही, हर बार आता है। इसे कभी भी ऐसा है क्वेश्चन की ऐसा होता ही नहीं कि आए ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हैं? मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? ये आधुनिक रूप बताइए। मुद्रा के आधुनिक रूप हर साल आता है ये क्वेश्चन। तो क्या है मुद्रा के आधुनिक रूप बच्चों? रुपया, सिक्के, ये मुद्रा के आधुनिक रूप है। कागज के नोट, और आजकल तो चेक के रूप में मुद्रा दी जाती है कि नहीं? आजकल लोग ट्रांसफर अपने अपने खाते से दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है कि हम पैसा अपने साथ लेके जाएं, बस हमारे पास एटीएम, डेबिट कार्ड ये होने चाहिए और हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो मुद्रा के आधुनिक रूप में कागज के नोट, सिक्के जो भारत सरकार द्वारा, जो कि हमारे रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। कागज के नोट, सिक्के, चेक, ये सब हमारी करेंसी के मॉडर्न रूप है। हमारी करेंसी के मॉडर्न रूप में हर साल ये क्वेश्चन आता है, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? तो मुद्रा के आधुनिक रूप कागज के नोट, सिक्के, चेक इत्यादि है।
विनिमय, इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया? करेंसी को, ये सॉरी मुद्रा को या मनी को या पैसे को या कागज के नोट या सिक्के को ही विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया? क्यों हमें पैसा देना पड़ता है? यदि हम अपनी ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, हम अपने घर का सामान लेने जा रहे हैं, तो हम क्यों, हमें पैसा ही क्यों देना पड़ता है? क्यों और कोई चीज हम नहीं दे सकते? हमें यही क्यों देनी पड़ती है? क्यों ये माध्यम है विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज का माध्यम? हम एक्सचेंज ही तो करते हैं बच्चों। हम उससे, उसकी दुकान से ये सामान खरीदा, हमने पैसा दिया, उसने वो चीज हमें दी, हमने अपना पैसा उसे दिया, तो एक्सचेंज ही हुआ ना, आदान प्रदान हुआ ना, पैसे के बदले हमें दूसरी चीज मिल जाती है। तो इसलिए हुआ क्योंकि किसी देश की सरकार द्वारा इसे क्या मिली हुई है? अनुमति मिली हुई है, प्राधिकृत है। कागज के नोट और सिक्के किसी भी देश के द्वारा, की सरकार के द्वारा प्राधिकृत है। कोई अपने आप नहीं कि अपने घर में नोट छापने बैठ जाए, ये किसी देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत होते हैं। इसे कोई व्यक्ति अपने आप नहीं वो कर सकता कि हम, हाँ चलो हमने नोट लगाने की मशीन लगा लो या हम सिक्के बनाने की मशीन लगा लो, ऐसा नहीं होता। ये सरकार के द्वारा प्राधिकृत होते हैं और इनको, जो हमारे कागज के नोट हैं, चाहे 100 रुपए के नोट हो, 200 के हो, 1000 के हो, 500 के हो, इन्हें कौन जारी करता है? ये भी 100% क्वेश्चन आता है, लिख के रख लो, आएगा ही, हर साल आता है। क्योंकि आपके 3 वो आते हैं, सेट आते हैं, हर सेट में इनमें से किसी में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, किसी में। हमारे यहाँ करेंसी कौन जारी करता है? हर घर में तो करेंसी बनती नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं होती करेंसी की। करेंसी कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक। हमारे करेंसी कौन जारी करता है? हमारे जो नोट आते हैं, चाहे वो 100 के हो, चाहे 500 के हो, चाहे 200 का नोट है, कौन जारी करता है बच्चों? करेंसी कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक, मगर किसकी सहमति से करते हैं? सरकार की सहमति से। ऐसा नहीं जब चाहे उसका मन करा कर दिए। भारतीय रिजर्व बैंक कौन करता है बेटा? भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। और किसकी सहमति पे करते हैं? केंद्रीय सरकार की। किसी राज्य सरकार की सहमति पे कभी नहीं होते करेंसी जारी, हमेशा केंद्र सरकार की सहमति से ही भारतीय रिजर्व बैंक इसको जारी करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी नोट छापने बैठ जाए। केंद्रीय सरकार की सहमति से, मतलब जो हमारी संघ, जो हमारे दिल्ली में सरकार है मोदी जी की, केंद्रीय सरकार की अनुमति से जब भी वो छापी जाती है या जारी की जाती है। तो याद कर लो पहले 2 क्वेश्चन कि मुद्रा को ही विनिमय का माध्यम क्यों माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी सरकार उसे प्राधिकृत करती है। करेंसी के नए रूप कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज के नोट और सिक्के और हर साल आते और आएंगे ही। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हमारे देश में करेंसी कौन जारी करता है? कोई बच्चा लिखाता है पंजाब नेशनल बैंक, कोई लिखाता है बैंक ऑफ इंडिया, जबकि करता कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। किसकी सहमति से करता है? केंद्रीय सरकार की अनुमति से वो ये करेंसी जारी करता है। इसको बहुत ध्यान से सुनो, अपनी कॉपी पर इसको लिखो, ये नोट्स हैं और आप बुक पढ़ोगे एक एक लाइन उसमें भी है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़िए आप लोग। पहले तो आप लोग ज्वाइन ही बहुत कम लोग करते हो मीटिंग को, 24 बच्चों ने ज्वाइन कर रखी है। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था मुद्रा जारी, किसी भी व्यक्ति को, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई संस्था हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, किसी को भी मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुद्रा जारी नहीं कर सकता। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। सरकार ही हमें ये वैधता देती है, ये अनुमति देती है कि आपको सामान खरीदना है तो उसके बदले आपको रुपए देने पड़ेंगे। आप अपने, ऐसा नहीं कि आप बाजार जा रहे हैं, भाई हमें तो फ्रिज भी खरीदनी है, टीवी भी खरीदनी है, पैसे तो है नहीं, चलो अपने गाय भैंस ले चलो, वो बेच देंगे दुकान पे। दुकान वाला खरीद लेगा क्या गाय भैंसों को? नहीं खरीदेगा ना। आप सोच रहे गाय भैंस है, चलो वो ले चलो, हमारे घर का मकान ऐसे ले चलो, इसके बदले हम ये ले लेंगे। नहीं,
उसको क्या चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि वो सरकार ने प्राधिकृत किया है जिसे भारत में सौदे की अदायगी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम किसी दूसरी वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर सकते यदि हमें बाजार से कोई भी सामान, कोई भी सौदा लाना है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों की अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि हम किसी को पैसा दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं पैसा नहीं लूंगा, मुझे तो गाय भैंसे चाहिए और ये चाहिए। वो पैसे ही लेने पड़ेंगे उसे, क्योंकि हमारा एक्सचेंज का माध्यम ही क्या है? मनी। व्यापक स्तर पर मनी को ही विनिमय का माध्यम स्वीकारा गया है। बैंकों में निक्षेप नेक्स्ट पॉइंट है। ये बहुत अच्छी तरह से नोट्स बना लेना इनके वन वर्ड के। मैं वन वर्ड के क्वेश्चन कुछ आपको दूंगी, यदि चैप्टर पूरा हो जाएगा आप ही से ही करवाऊंगी इसके क्वेश्चंस। बैंकों में निक्षेप। बैंक जानते हैं मुझे आप लोग, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी कितने तरह के बैंक हैं। बैंकों के कम से कम आप सबको 5 बैंकों के नाम याद होने चाहिए। बैंकों में निक्षेप। और आप ही लोगों से पूछूंगी आप लोगों का किस किस बैंक में खाता है। आप कभी बैंक गए हो? बैंक में किस तरह से खाते खुलते हैं, किस तरह से पैसे जमा होते हैं, ये सब चीजें बच्चों आप लोगों को आनी चाहिए। क्योंकि यदि आपके स्कूल खुले हुए होते तो मैं आपको बैंक में ले जाके दिखाती कि बैंक मैनेजर कौन होता है, कौन कैसे जमा होते हैं, कैसे निकाला जाता है पैसा। क्योंकि जब भी हम कभी किसी चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो बहुत आसानी से हमें समझ में आती है। कैसे कैसे काउंटर बने होते हैं बैंक में काउंटर होते हैं। यहाँ जमा करने का, नगद मुद्रा, यहाँ जमा, यहाँ पे लिखा रहता है निकासी, मतलब आपको यदि पैसा निकालना है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहीं के बैंक में ले जाती, स्कूल वाले बैंक में, और दिखा के लाती। जमा कौन करता है, निकलते कैसे हैं पैसे, किस तरह से वो भरी जाती है विड्रॉल की पर्ची, किस तरह से हम जब जमा करते हैं तो उसकी पर्ची हम कैसे भरते हैं, सारी स्लिप हम किस तरह से भरते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताती है। अभी स्कूल खुले होते, आप लोग आ रहे होते, कोई बात नहीं, कब जब भी खुलेंगे मैं आपको ये वाली विजिट जरूर कराऊंगी बैंक की, कि आप वहां जाके साक्षात देखें कि बैंक में क्या होता है। जब आप बिल्कुल प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो वो चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन यदि आप कभी अपने फादर या मदर के संग बैंक गए हो तो इन चीजों की जरूर आप देखें बैंक में जाके कि कहाँ क्या चीजें होती हैं, उससे क्या क्या लिखा होता है कहाँ कहाँ। बैंकों में निक्षेप। निक्षेप जानते हो क्या होता है? जमा। निक्षेप का मतलब जमा। जब भी हम पे अतिरिक्त पैसा होता है, माना कि मुझे 10,000 तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, मेरा घर 8,000 में चल जाता है, मेरे पे 2,000 फालतू बच रहे हैं, मैं सोचूं मेरे वो 2,000 घर में ही खर्च हो जाएंगे, तो उन 2,000 को मैं जाके बैंक में जमा कर दूं। किस में जमा कर दूं? बैंक में। उससे क्या हो, क्यों करते हैं हम बैंक में जमा? बच्चों बहुत से लोग कहते हैं घर में ही रख लो 2,000 रुपये, बैंक में ही क्यों कर रहे हैं हम जमा? जरूरी थोड़ी हम बैंक में जमा करें, लेकिन जरूरी क्यों है? एक तो हमारा पैसा सुरक्षित रहता है बच्चों। क्या रहता है? पैसा हमारा सुरक्षित रहता है। जब हमें जरूरत पड़ती है, अपनी मांग के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से, हमने दो करके करे और हमारे 5-6 महीने में बहुत सारे पैसे हो गए, हमें 3,000 की जरूरत पड़ी, हमने 3,000 निकाल दिए, 1,000 की जरूरत पड़ी, 1,000 निकाल दिए। हम अपनी डिमांड के अनुसार उसको पैसे को निकाल सकते हैं, अपनी मांग के अनुसार उसे कभी भी हम निकाल सकते हैं, मांग के हिसाब से, है ना। इसे मांग जमा भी कहते हैं। और जरूरी नहीं है आपने 2,000 जमा किए, हो सकता है आपको ज्यादा बचत हो जाए, 3 कर दो, कभी 1,000 हो तो 1,000 कर दो। तो हम कितने भी पैसे जमा कर सकते हैं और वो सुरक्षित रहते हैं। पहले उसे कोई चुरा नहीं सकता वहां से। दूसरा, मांग के हिसाब से हम जब चाहे, हम एक दिन में 2 बार भी निकाल सकते हैं, और हो सकता है महीने भर भी ना निकालें। तीसरा, हमें बैंक उस पर ब्याज देता है। क्या देता है बैंक? हमें ब्याज। यदि हमने 100 रुपए जमा किए हैं तो बैंक का जो भी ब्याज चल रहा हो, जिस समय कभी 7.5% चलता है, कभी 8%, कभी जो भी चल रहा हो, हमेशा हमें पैसा बढ़ के मिलेगा। यदि आपने 100 रुपए जमा किए हैं तो निश्चित है आपको वो हो सकता है 107 रुपए मिले 100 रुपए के। तो बैंक से हमेशा हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। पहला, हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, जब हमें जरूरत पड़ती है हम उसे निकाल सकते हैं, और ब्याज मिलता है हमें उस पर। क्या मिलता है? ब्याज। ये ब्याज हमें क्यों देता है बैंक? बहुत सारी चीजें। बैंक से जब हम पैसा लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक हमसे ब्याज लेता भी है, जब जमा करते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता भी है। तो इन दोनों के बीच में जो जो कोऑर्डिनेशन होता है उससे, और जो पैसा बचता है इन दोनों के बीच, होता क्या है?
बैंक हमें ब्याज तो कम देता है, जब हम बैंक में जमा करते हैं तो हमें कम देता है, बट जब हम उससे निकालते हैं, मतलब जब हमें जरूरत पड़ती है, हम लोन लेते हैं, मुझे मकान बनाना है माँ, मेरे पे 4 लाख रुपए है, मेरे मकान में 8 लाख लग रहे हैं, तो मैं 4 लाख रुपए बैंक के पास जाऊंगी कि मुझे बैंक से लोन लेना है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, बैंक ऐसे नहीं किसी को लोन दे देता, उसके लिए भी मैं आगे समझाऊंगी कि आप कहे जी मुझे 4 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख चाहिए, ऐसे नहीं देता, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। बट पहले मैं ये समझा रही हूँ आपको कि मेरे पे 4 लाख है, 4 लाख मुझे लोन चाहिए, तो वो कहेगा कि हम आपको लोन दे देंगे लेकिन इस पर इतना ब्याज लगेगा, है ना। जैसे 100 रुपए पे वो दे तो रहा है हमें 7 रुपए, बट 100 रुपए पे हमसे ले कितने रहा है, 10 रुपए, तो ले हमसे कितना रहा है, 10, दे कितना रहा है हमें 100 रुपए पे, 7 रुपए। तो कुछ लोग जमा करने भी आते हैं, कुछ लोग निकालने भी आते हैं, तो 10 और 7 के बीच कितना अंतर हो गया, 3 रुपए का। ये 3 रुपए बैंक की बचत हो गई, ये 3 रुपए बच रहे हैं उसे, कि दे तो वो 7 दे रहा है और ले हमसे 3 रुपए फालतू रहा है, तो ये 3 3 रुपए से करके उसकी बैंक का खर्चा निकलता है, बैंक के कर्मचारियों की आमदनी निकल, जो आय होती है, जो उनको सैलरी दी जाती है, वो सब इन्हीं से निकलती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। लेकिन आप जब भी कभी कोई बैंक जाए, आप लोग फीस भी बैंक में जमा करवाते हैं, कई बार निकालने भी जाते हैं, तो बैंक में नजर जरूर डालें कि कहाँ निकालने की विंडो है, कहाँ जमा करने की विंडो है, कहाँ जमा किए जाते हैं, कहाँ से निकाले जाते हैं, कैसे, जब आपके पापा कोई स्लिप भरे या मम्मी, तो देखो कैसे भर रहे हैं, कि अकाउंट नंबर कहाँ होता है, कोई अकाउंट नंबर देना पड़ता है, अपना नाम, ये सारी चीजें आप जरूर देखो। जब आप स्कूल में आओगे तो मैं एक स्लिप आपको बैंक की ला के दिखाऊंगी और भरवाऊंगी हर बच्चे से, उसकी फोटोकॉपी करा लूंगी, फिर आप लोगों से भरवाऊंगी, देखो कौन कितना सही भरता है। उससे आपको क्या होगा, बहुत सारी चीजों का फायदा होगा। जब आप अकेले कहीं जाओगे और बैंक की जरूरत पड़ गई तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। चेक की भी एक कॉपी, एक लाऊंगी फोटो कॉपी, चेक भी आपको बताऊंगी चेक किस तरह से भरे जाते हैं, बट जब भी स्कूल खुलेंगे ये मैं आपको करवाऊंगी। तो लोग बैंकों में जमा क्यों करते हैं, आपको समझ में आ गया। किसी भी समय लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए करेंसी की जरूरत पड़ती है ना। तो अब जैसे आपके बच गए पैसे, 2-2 हजार करके आपने कई महीनों तक जोड़े, हो सकता है आपके 20 हजार इकट्ठे हो गए, और आपको कोई चीज की जरूरत है आपके घर में जो 20 हजार की आती है ना, आपकी पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ गई, कोई सामान की जरूरत पड़ी, तो आप तुरंत बैंक जाएंगे, आपका ही पैसा आप निकाल लाएंगे और उस पर आपको ब्याज भी मिल रहा है। तो कितना फायदा है, क्योंकि घर में हमेशा पैसा खर्च हो जाता है, सुरक्षित नहीं रह पाता पैसा। तो उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन के बाद जो पैसा बचता है, हम उसको क्या कहते हैं, अतिरिक्त होता है, वो एक्स्ट्रा होता है, जिसे हम बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं, कोई भी बैंक आपको पैसे लेने से मना नहीं कर सकता, बट पहले आपको क्या करवाना पड़ता है, आप ऐसा नहीं कि गए सर मेरे ये पैसे जमा कर लीजिए, नहीं, आपको बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है। पहले क्या करवाना पड़ता है बच्चों, खाता, आपके नाम से वो खाता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी गया सर मेरे 100 रुपए बच रहे हैं महीने में से जमा कर लो, ऐसे नहीं जमा कर लेते वो। आप कहोगे मैम आपने तो बताया था बैंक में जमा कर दो, ऐसे नहीं होता। आपको बैंक जाना पड़ेगा, अपना नाम से अपना खाता खोलना पड़ेगा, एक फार्म आता है पूरा भरना पड़ता है, नाम होता है उसमें, आपका एड्रेस होता है, आपका आधार कार्ड नंबर होता है उसमें, पैन कार्ड नंबर, ये सब भरने पड़ते हैं आपको। आपको बताना पड़ता है, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भरना पड़ेगा, आप कोई व्यवसाय करते हैं तो वो भी भरना पड़ेगा। फिर वो आपको वो खाता 500 रुपए से भी खोल सकते हो, आप जीरो बैलेंस से भी खोल सकते हो, 200 रुपए से भी खोल सकते हो, 1000 से भी खोल सकते हो, ये आपकी अपनी पॉकेट के हिसाब से अलाउ करेगा। जो वो खाता वो फॉर्म जमा कर दोगे, 2 दिन बाद वो आपको कहेगा कि अपनी किताब, वो एक किताब बना देते हैं आपकी, आप अपनी बुक ले जाना, उसमें आपका अकाउंट नंबर होता है। फिर जब भी आपका खाता खुल गया बैंक में, आपके नाम से वो रजिस्टर्ड हो गया, जब भी आपको पैसा है आप जाइए, स्लिप भरिए, आपको जो अकाउंट नंबर दिया वो भरिए और आपका खाता चालू हो जाता है। इस तरह से ये काम चलता है। तो आप जब भी बैंक में जमा करेंगे तो आप ऐसे ही नहीं जाएंगे, पहले आपको खाता खुलवाना पड़ता है बच्चों। खाता खुलवाने के बाद आप कभी भी बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे आप उसे निकाल भी सकते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, लोग बैंकों में निक्षेप क्यों करते हैं। अब बच्चों, निक्षेप, हो सकता है उनके टीचर ने ना बताया हो कि निक्षेप क्या होता है, बच्चे समझ ही नहीं पाए निक्षेप क्या है। निक्षेप माने जमा, क्या होता है बच्चों, जमा, याद रखना। यदि ये क्वेश्चन ऐसे आया था लोग बैंकों में निक्षेप क्यों करते हैं,
घबरा मत जाना कि निक्षेप क्या है। जैसे मैंने बताया जलोढ़ मृदा का निक्षेप जमाव, तो ये जमा होता है, निक्षेप का मतलब जमा। हो सकता है आपको ये आ जाए बैंकों में हम जमा क्यों करते हैं, बट कई बार घुमाने की वजह से उन्होंने सिर्फ ये दे दिया हम लोग बैंकों में निक्षेप क्यों करते हैं। तो निक्षेप का अर्थ है जमा। तो हम जमा क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया कि बैंकों के पास पैसा सुरक्षित रहता है, सूद माने ब्याज मिलता है हमें, उस पर इंटरेस्ट मिलता है और लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे कभी भी निकाल सकते हैं, उन्हें सुविधा होती है। और खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जाता है जिसकी हमें डिमांड है। ऐसा नहीं आप बैंक से निकालने गए तो वो कहेगा बैंक वाला नहीं जी आप सारा ले जाइए, नहीं, जितना आपको चाहिए आप अपनी बुक में भर दीजिए कि मुझे 2000 चाहिए 2000 भर दीजिए, 1000 चाहिए 1000 वो निकाल के दे देंगे आपको। तो इसे हम कहते हैं मांग जमा। क्वेश्चन आता है मांग जमा किसे कहते हैं, कई बार आया ये, मांग जमा किसे कहते हैं। जब हम अपना पैसा जो बैंक में रखते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार जब हम उसे निकालते हैं तो हम उसे मांग जमा कहते हैं। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ये मैं आपको लिखवा भी दूंगी, लेकिन पहले आप लोग इसे दोबारा रीडिंग करेंगे सारी बुक को। मैं एंड जब इसका चैप्टर का होगा जब सारा आपको